हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम C++ विथ उप्स कंसेप्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो टोटल के टोटल पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को कवर कर रहा है। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तो वीडियो को अंत तक देखते जाओ और एक एक चीज समझो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ C++? तो हमने C++ के बारे में काफी सारा चीजें पढ़ लिया है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में और है कि उसका डेफिनेशन क्या है। राइट, तो फिर शुरू से इसको समझते हैं। ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या जो C++ है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? नहीं है, गलत हो जाएगा। ए वेब ब्राउजर यूज फॉर इंटरनेट एक्सेस, क्या जो C++ है वह एक वेब ब्राउजर है जिसको हम इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्पफुल मानते हैं? नहीं। C++ क्या है? C++ ए है सी विथ उप्स, जो सी विथ उप्स कंसेप्ट, पूरा का पूरा जो सी लैंग्वेज है वह C++ है, प्लस इसमें उप्स कंसेप्ट को अलग से ऐड कर दिया गया है, जो C++ को सी का एक्सटेंशन बना दिया है। एक्सटेंशन मतलब इसका एडवांस वर्जन, इसी को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो क्या बन गया है? C++। इसके अलावा जो लो लेवल था लैंग्वेज हमारे पास सी लैंग्वेज, लो लेवल प्लस जो C++ से एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल कंसेप्ट को हमने ऐड कर दिया है, तो क्या बन गया है? लो लेवल पहले था, अभी हाई लेवल भी इसमें ऐड कर दिया गया है, तो क्या बन गया है? C++। इसके फाउंडर कौन है? बाजार ने एस्ट्रोस्ट्रूप। कब किया था? 1979 ईस्वी में। राइट, तो एक एक चीज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में कराया है, उसको मेक श्योर करना है कि आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? हमारा ए। नेक्स्ट, व्हाट डज एन एक्लिप्स आईडी अलाउ? जो इक्लिप्स आईडी है, आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडी क्या करता है सर? देखो, हमारे पास दो तरीके की एडिटर होता है। एक होता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और एक होता है बेसिक हमारा एडिटर, जिसमें सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन अगर जो आईडी है उसमें क्या फायदा है? इसमें सारी के सारे जो फीचर्स हैं वो इनबिल्ट हैं। कैसे एडिट करना है, उसको बिल्ड करना है, कंपाइल करना है, रन करना है, एक एक चीज आईडी के अंदर है। प्लस जो आईडीई है वो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होता है। मतलब कोई अगर थोड़ा बहुत कम भी चीजें जानता है, फिर भी वहां फोटो देखकर, जो इमेजेस होता है उसको देखकर समझ पाएगा कि किसका मतलब क्या है। बाकी जो सेल होता है, सेल होता है, सेल मतलब जैसे कमांड लाइन हो गया, कमांड लाइन, इसमें सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। कमांड लाइन में अगर मैं चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा तो जो डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वही चीजें समझ पाएंगे। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, जो स्टूडेंट है, जो अभी शुरू कर रहा है, उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जो इक्लिप्स है वो क्या है सर? एडिट करने में, बिल्ड करने में, डिबग करने में, कंपाइल करने में काफी चीजें आसान कर देता है। इसलिए हमारे आंसर हमें देखने को मिल रहा है। केवल एडिट करेगा नहीं, केवल कंपाइल करेगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट, द ऑपरेटर इन C++ used to access the value assigned by a pointer। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी पॉइंटर के द्वारा वैल्यू असाइन है, उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हम यूज करते हैं इस मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई का हमारा ऑपरेटर है, जो हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्शन या फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, और इसी को बोलते हैं क्या? इनडायरेक्शन। इसका 3 नाम है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो डायरेक्ट ऑपरेटर हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्शन। राइट, जो स्टार होता है मतलब मल्टीप्लाई, इसको स्टार भी बोलते हैं। स्टार, इसका हम हेल्प तब लेते हैं जब पॉइंटर के द्वारा कोई वैल्यू असाइन किया गया है, उसको एक्सेस करना है, उसको हम स्टार ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ उप्स? जो उप है उसका फीचर कौन नहीं है? तो इसके 4 फीचर्स हमारे पास होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस,
पॉलीमॉर्फिज्म और एक और होता है एब्स्ट्रैक्शन। जो उप्स है इसके 4 मेन पिलर्स हैं। कौन कौन? इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो बोला कौन सा नहीं है? ये तीनों का तीनों है, मोर देन वन तो है नहीं। कौन नहीं है बोला? तो नॉन ऑफ दिस इसका आंसर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज नोन एज मदर ऑफ? जो ऊप है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म, इसको इसके मदर किसको मानते हैं? मतलब कौन सा लैंग्वेज है जिसको उप्स का भी मदर हम मानते हैं? क्या जावा है? जावा तो बाद में आया है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नहीं। सी प्लस प्लस मानते हैं? नहीं। इसको मानते हैं सिमुला को। सिमुला को एक कब आया था? 1960 के दशक में, 1960 के दशक में आया था। और इसको हम जो उप्स कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म है, उसके मदर के रूप में मानते हैं। मतलब इसी से जो सिमुला है उसी से सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स हैं वो लिए गए हैं। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन? बोला कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि इनकैप्सुलेशन क्या है? तो गाइस यार मैंने आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया है। इसमें क्या होता है, जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स प्लस जो मेंबर फंक्शन होते हैं, उनको सिंगल आइडेंटिटी यानी एक क्लास के अंदर बांध दिया जाता है, एक साथ हो जाते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड हो सके, ताकि जो जरूरी की चीजें हैं वहीं आउटसाइड वर्ल्ड दिख पाए। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है इनकैप्सुलेशन, मतलब कैप्सूल। तो अगर मैं कैप्सूल यहां बनाऊं तो आप देखते हो काफी सारा कंपोनेंट एक कैप्सूल के अंदर होता है, काफी सारा। क्या वो जो कंपोनेंट होता है हमें दिखता है कि इसके अंदर क्या कंपोनेंट है? नहीं। क्या जो कैप्सूल है वो हमें लेने के बाद काम करता है? हाँ सर, काम करता है। वैसे ही जो इनकैप्सुलेशन है वो पूरा का पूरा काम करेगा, इंफॉर्मेशन को हाइड करेगा, लेकिन हमें नहीं दिखेगा कि चीजें क्या हो रही हैं। उसको पब्लिक गेटर और सेटर, गेट और सेटर मेथड की हेल्प से हम एक्सेस करते हैं, गेटर और सेटर। तो बोला इनकैप्सुलेशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, इट इनहेरिट्स बोथ द स्टेट्स एंड मेथड्स ऑफ द क्लास। बोला जब कोई क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट होता है तो दोनों स्टेट्स और मेथड्स दोनों को क्या करता है? इनहेरिट करता है। क्या ये हमारा इनकैप्सुलेशन हो जाएगा? नहीं, ये तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है इनहेरिटेंस। ग्रुपिंग द commonalities and creating classes that can describe their differences from other group। क्या ये हमारा पास आंसर हो जाएगा? ग्रुपिंग द commonalities and creating classes that can describe the differences from other classes। क्या ये इसका आंसर हो जाएगा? नहीं, ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करता है, फंक्शनल डिटेल्स को दिखाता है। The process of an object controlling outside access to its internal data। Yes, internal data को outside नहीं दिखाई पाता है, इंफॉर्मेशन को हाइड करता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमें आंसर देखने को मिलेगा। राइट। नेक्स्ट, डेटा हाइडिंग प्लस कंट्रोल एक्सेस वाया मेथड्स जैसे गेटर और सेटर आउटसाइड वर्ल्ड डायरेक्ट डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। कौन? इनकैप्सुलेशंस के कंसेप्ट में। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का, मान लो कोई पेरेंट क्लास है और उससे कोई डिराइव्ड क्लास आ रहा है, तो डिराइव्ड क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, डिराइव्ड क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, द बेस क्लास डैश इज कॉल्ड। तो बेस क्लास का कौन सा प्रॉपर्टी कॉल होता है? implicitly or explicitly to do any necessary initializations of the base class data members in the derived class object। बोल रहा है कि जब हम derived class का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो बेस क्लास का कौन सा प्रॉपर्टी है कॉल होता है जो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार होता है। इनहेरिटर, क्या इनहेरिटर हो जाएगा? ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या इनिशियलाइजर हो जाएगा? नहीं। कंस्ट्रक्टर कॉल, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, आपको पता होगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे
बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारा, कॉल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट, रीयूजेबिलिटी इन उप इज अचीव्ड थ्रू। आपको पता है जो उप्स कंसेप्ट आया, उप्स कंसेप्ट, इसका काफी सारा मेन मकसद है। एक मकसद उसमें से ये है कि रीयूजेबिलिटी, एक सेम कोड को हम लिखे हैं, अगर वही काम हमें 10 बार कराना है तो सेम टू सेम मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, उसी कोड को रीयूज कर लूंगा। मान लो कि अगर मुझे कोई नाम है जो 10 बार प्रिंट कराना है और पूरे के पूरे वेबसाइट पर हमें 10 बार प्रिंट कराना है, 10 जगह, तो क्या 10 जगह में अलग अलग फंक्शन लिखना शुरू करूंगा? नहीं, मैं एक फंक्शन लिख लूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा और उसी फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर दूंगा, जहां जरूरत होगा वो कॉल हो जाएगा। तो जो रीयूजेबिलिटी है वो कहाँ होता है, इनकैप्सुलेशन में। जो इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन क्या इसमें रीयूजेबिलिटी हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें तो इन्फॉर्मेशन को हम हाइड करते हैं, तो अगर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का बात आएगा, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, तो हो जाएगा क्या, इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सर, इसमें होता है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, शोइंग ओनली फंक्शनल डिटेल्स। जो चीजें यूजर को दिखानी है केवल वही दिखाया जाए, बाकी जो चीजें हैं वो यूजर से हाइड रखा जाए। लेकिन जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस, मान लो कोई पेरेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके चाइल्ड में आ रहा है, तो पेरेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाइल्ड को यूज करना है, तो चाइल्ड में अलग से वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने डिराइव किया है तो डायरेक्ट उसको यूज कर लेगा। राइट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ। जो ऑब्जेक्ट है एक किसका इंस्टांस है, इसका तुरंत आंसर होगा क्लास। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। अच्छा, जो क्लास है इसका और क्या क्या नाम है? क्लास को ही हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, इसी को हम बोलते हैं डिजाइन, और इसी को हम बोलते हैं क्या, टेम्पलेट। क्लास को ही हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, इसी को हम डिजाइन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। जैसे अगर कोई क्लास, जैसे मान लो मैं बनाता हूँ कोई क्लास है कार, कोई क्लास में बना लिया है कार, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकता है? अब जितने कार के टाइप है, जैसे मान लो BMW, ऑडी, किया का सोनेट, तो कार क्या हो गया, कार क्या हो गया हमारा क्लास। लेकिन उसके जो अलग अलग उदाहरण है वो क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, क्लास का। अच्छा, अब जो मेथड होता है और जो फंक्शन होता है, मेथड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कोड होता है, जब उसको हम कॉल करते हैं तो किसी पर्टिकुलर टास्क को करता है, और फंक्शन भी सेम टू सेम वही है। मेथड और फंक्शन दोनों सिमिलर हमारे पास कंसेप्ट है। नेक्स्ट, which feature of OOP allows one interface to be used for different data types? OOPS का कौन सा कंसेप्ट है जो अलाउ करता है कि एक इंटरफेस को आप अलग अलग जगह अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ यूज कर सकते हो? क्या उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन ये तो इंफॉर्मेशन को हाइड करता है। क्या उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, ये तो पेरेंट और डिराइव्ड क्लास के बीच का कंसेप्ट है, डेटा इनहेरिट करता है। ये क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें आप सेम फंक्शन को, जैसे मान लो कि फंक्शन है फन, सेम फंक्शन को आप अलग अलग जगह एक ही क्लास में यूज कर सकते हैं, जिसका पैरामीटर हमारे पास अलग अलग होता है। सेम फंक्शन रहेगा, नाम सेम रहेगा, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स रहेंगे, जैसे मानो यहाँ इंट ए है, तो यहाँ इंट ए और इंट बी होगा, यहाँ इंट ए, इंट बी, इंट सी, मतलब सबका पैरामीटर अलग होगा, फंक्शन का नाम सेम होगा। पॉली, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फी मतलब फॉर्म। अगर मैं यहाँ लिखूं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, एक ऐसा फंक्शन जिसका बहुत सारा फॉर्म हो, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक इंटरफेस जिसका बहुत सारा फॉर्म हो, वही चीज मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, और गाइस यार अगर आप टीआरई की काफी लग की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड करता हूं। आप इस कोर्स के अंदर एक एक चीज आपको मिल जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है।
जितना मैं इस कोर्स में चीजें पढ़ा दिया हूं और पढ़ा रहा हूं वह मोर देन सफिशिएंट होगा। और अभी हमने क्या किया है, इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे एमआरएस हो गया, केबीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट, और भी जितने एग्जाम्स होंगे, बिहार स्टेट, फिर एच टेट, यूपी टेट, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं कंप्यूटर साइंस का, सबका पीवाईक्यूज में सॉल्व करके इसमें पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका कंसेप्ट इतना तगड़ा हो जाए, एक ही क्वेश्चन आप इतना अच्छे से कर पाए कि आपको मजा आ जाए। आपको सिंपली इस कोर्स को इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर कंप्यूटर साइंस के इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको जीके जीएस भी मिल जाएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप किसी को भी इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड। मैं आपको बता के थक गया कि इंटरनल डिटेल्स हम हाइड कर रहे हैं और केवल फंक्शनल डिटेल्स शो कर रहे हैं, वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्शन में। इनहेरिटेंस क्या होता है मैंने बता दिया है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है मैंने बता दिया है, एब्स्ट्रैक्शंस इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है किसी भी क्लास का, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या फिर डिक्लेयर होगा, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। क्लास डिफाइन होगा तब, फंक्शन कॉल होगा तब, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के हमारे पास C++ में मेन 5 टाइप्स होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल और एक हाइब्रिड। तो तीनों ए है, एक हायरार्किकल और एक हाइब्रिड। कौन सा नहीं है बोला, कौन नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस हमारे पास नहीं है, सारे के सारे हमारे इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, द वैल्यू 132.54 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच डेटा टाइप। तो आपको पता है कि जैसे ही पॉइंट वाला नंबर आएगा, जैसे ही पॉइंट वाला नंबर आएगा, तो या तो ये फ्लोट हो सकता है, फ्लोट, या ये डबल हो सकता है, डबल। अब इसमें भी झंझट है कि अगर पॉइंट ऑफ प्रिसिशन कितना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो अगर ऑप्शन में केवल फ्लोट है या फिर केवल डबल है, ऑप्शन में केवल फ्लोट है या फिर केवल डबल है, तब वही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों है, जैसे मान लो कि जो अगर इसमें ऑप्शन में दोनों है, यहाँ डबल भी है, वाइड इंट, जैसे मान लो यहाँ फ्लोट भी है, फ्लोट, अब कौन आंसर होगा, तो इस केस में आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोट, क्योंकि ये 6 पॉइंट ऑफ प्रिसिशन, डेसिमल के बाद 6 पॉइंट रख सकता है, और जो डबल है वो मैक्सिमम 15 पॉइंट हमारा रख सकता है। तो जो जिसके नियरेस्ट है उसको आंसर रखते हैं, लेकिन इसमें फ्लोट नहीं है, तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डबल। नेक्स्ट, जो इंट होता है उसमें कोई भी डेसिमल नहीं होता है, जो डबल होता है उसमें हाई प्रिसिशन वाला डेसिमल होता है, और जो वाइड होता है, वाइड से कोई वैल्यू नहीं है, नल रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, विच टाइप इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू, लॉजिकल, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, कौन रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर कर देगा, बूलियन करता है, कैरेक्टर हमारा नहीं करता, कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। विच इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन असाइंड अ वैल्यू बाय द प्रोग्राम। कौन एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें किसी प्रोग्राम के द्वारा वैल्यू को असाइन किया जाता है, कौन सा है, वेरिएबल है, लिटरल है, लिटरल क्या लिटरल हो जाएगा, लिटरल होता है फिक्स्ड वैल्यू। आइडेंटिफायर क्या होता है, ये तो वेरिएबल्स का या फिर लिटर्स का नाम होता है, केवल नाम है। वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। राइट, नेक्स्ट, जो वेरिएबल है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है प्लस वैल्यू को स्टोर करता है। आइडेंटिफायर है सिर्फ एक नाम है, जैसे वेरिएबल का फंक्शन का नाम, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। जो लिटरल है वो फिक्स वैल्यू है, जैसे 10, 1, कोई भी वैल्यू हो गया उसको बोलते हैं क्या, लिटरल। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन C++। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोग इसको गलती करते हैं। बोला कि इस C++ का जो स्टेटमेंट है उसका आउटपुट क्या हो,
तो हमारे पास दिया गया है int 042 और पूछा गया है कि जो a है उसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा। तो देखो आपको कुछ चीज यहाँ समझना बहुत जरूरी है, क्या कि अगर इसका प्रीफिक्स 0 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स 0 है, अगर प्रीफिक्स 0 है तो इसका मतलब है वो ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर है जैसे int (042). अगर उसका प्रीफिक्स कुछ नहीं है, जैसे मान लो नॉर्मल नंबर है 1 2 3 4 5, प्रीफिक्स कुछ नहीं है तो क्या है हमारा, वो डेसिमल नंबर है, वो डेसिमल नंबर है। जैसे इंटीजर मैं 42 लिखता हूँ। अगर उसका प्रीफिक्स 0x है, कैपिटल X या फिर 0 स्मॉल x है तो वो हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल। जैसे int (0x2a). अगर उसका प्रीफिक्स 0b है या फिर 0 कैपिटल B है तो वो है बाइनरी, जैसे int (0b1010). इक्वेशन को करना आसान नहीं है, जैसे इसका प्रीफिक्स हमने देखा कि 0 है मतलब क्या है, वो है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल। अब देखो जो 042 है, 042 इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करो तो 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करो, 8 का पावर 0 है, किसी के भी पावर में 0 होगा तो 1 हो जाएगा। 1 मतलब 1 × 2, यहाँ 2 हो गया, प्लस 8 चौका 32, प्लस अगर किसी भी पावर में हम 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 32 2 34, मतलब इस केस में आंसर हमारा 34 होगा। काफी सारे लोग डायरेक्ट 042 का आंसर मार देंगे और बोलेंगे भैया मैंने तो सही मारा था लेकिन आंसर पता नहीं कैसे गलती हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में सीधे तौर पे ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन सेट ऑफ नेम्स कैन बी केप्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर सेट्स यूजिंग। बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सेट ऑफ नेम होता है, मतलब एक नेम्स का जो ग्रुप होता है उसको दूसरे जो ग्रुप हैं उनसे अलग कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, ये हम करते हैं किसकी हेल्प से, नेम स्पेस की हेल्प से। आइडेंटिफायर क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया, पैकेज क्या है, जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स को स्टोर करता है उसको बोलते हैं पैकेज। नेम स्पेस जैसे नेम्स वेरिएबल्स फंक्शन को अलग अलग ग्रुप में रखता है, राइट। चलो बहुत भयंकर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लाइव, मैच द फॉलोइंग लाइव बोल रहा हूं, मैच द फॉलोइंग फाइल स्ट्रीम क्लासेज इन C++ विद देयर फंक्शन। कुछ फाइल स्ट्रीम हमारे पास क्लासेज हैं और कुछ उनके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहां देखता हूं OF स्ट्रीम, ओ मतलब आउटपुट, मतलब आउटपुट देता होगा, प्रोवाइड आउटपुट ऑपरेशन, मतलब 3 का मुझे 2 दिख, 3 का 2, 3 का 2, 3 का 2 इसमें है, 3 का 2 इसमें नहीं है, 3 का 2 इसमें नहीं है, गलत। फिर यहाँ हमारा क्या है, इफ स्ट्रीम आई मतलब इनपुट, तो 2 का इनपुट होना चाहिए, इनपुट यहाँ है 4, मतलब 2 का 4, 2 का 4 यहाँ है, 2 का 4 इसमें नहीं गलत, 2 का 4 इसमें नहीं गलत, 2 हो गया। अब देखो एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, एफ है एफ, तो एफ क्या हो जाएगा हमारा, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, या फिर प्रोवाइड ऑपरेशन फॉर कॉमन टू फाइल स्ट्रीम्स। जो कॉमन टू फाइल स्ट्रीम है वो है एफ स्ट्रीम बेस, मतलब 1 का हमारा 3, तो 1 का 3 यहाँ है और 4 का 1 यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर देखने को मिलेगा। इसमें आपको सारा का सारा जो फाइल का नेम है, स्ट्रीम है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ आई है, सिर्फ आई मतलब इनपुट, ओ है सिर्फ मतलब आउटपुट, 2 मिल गया, 2 मिल गया तो मैक्सिमम चांस से आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, आप यहां भी इसको पढ़ सकते हो। टू कन्वर्ट द केस ऑफ लेटर्स विथ हेडर फाइल इन C++ इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। अगर आप किसी भी लेटर के केस को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि अगर वो अपर केस में है, अपर केस में तो उसको लोअर केस में करना चाहते हो, लोअर केस, लोअर केस में है तो अपर केस में करना चाहते हो, अपर केस में है तो कैमल केस में करना चाहते हो, मतलब अलग अलग केसेस में अगर आप करना चाहते हो तो किस हेडर फाइल में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। salt.h, ctype.h, IO स्ट्रीम, जो IO स्ट्रीम है इसमें हमारा है C in C out, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। जो C टाइप है, C टाइप इसमें हमारे हैं, C टाइप मतलब उसका टाइप, इसमें हमारा 2 अपर और 2 लोअर फंक्शन अवेलेबल है। जो
assault.h है, ये होता है डिबगिंग के लिए यूज, डिबगिंग के लिए और assertion के लिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। What is the default access specifier for a class member in C++? और कोई क्लास मेंबर है तो उसका जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है हमारे पास प्राइवेट। और वही मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जो स्ट्रक्चर है इसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? पब्लिक। और एक चीजें एग्जाम्स में डायरेक्ट आती हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसका एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्लास का क्या होता है। अच्छा, जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो 3 टाइप्स का होता है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सबके बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो बोला कि जो क्लास मेंबर है C++ में वो क्या होता है हमारे पास? प्राइवेट देखने को हमें मिलता है। पब्लिक नहीं होता है, प्रोटेक्टेड नहीं होता है, क्या होता है बाय डिफॉल्ट? प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब क्या कि आउटसाइड द क्लास इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स डायनेमिक बाइंडिंग? डायनेमिक बाइंडिंग को कौन सपोर्ट करता है? डायनेमिक बाइंडिंग, अब देखो जो डायनेमिक बाइंडिंग है, डायनेमिक बाइंडिंग ये होता है हमारा रन टाइम, रन टाइम पे। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या है? एक एग्जांपल है। डायनेमिक बाइंडिंग क्या है? हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। और जो स्टैटिक बाइंडिंग एक होता है, स्टैटिक बाइंडिंग ये हमारा ओवरलोडिंग का एग्जांपल है, जिसमें ओवर जो लोडिंग है वो स्टैटिक बाइंडिंग है। और जो डायनेमिक बाइंडिंग होता है वो होता है वर्चुअल फंक्शन के हेल्प से। मतलब जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है स्टैटिक बाइंडिंग। जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये दोनों है स्टैटिक बाइंडिंग। अगर डायनेमिक बाइंडिंग की बात करोगे तो वो होगा वर्चुअल फंक्शन यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जो स्टैटिक बाइंडिंग है वो क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, टीच यू टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स इन C++। में ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? ये करते हैं हम डिस्ट्रक्टर के हेल्प से। डिस्ट्रक्टर रिमूव नहीं, डिलीट नहीं। अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो डिस्ट्रक्टर होता है वह ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। इसका सिंटेक्स होता है टिल्ड, टिल्ड और क्लास का नेम, टिल्ड और क्लास का नेम। इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना ही कोई आर्गुमेंट होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर का भाई ही है हमारा डिस्ट्रक्टर, इसका भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओनली वन डिस्ट्रक्टर पर क्लास, ओवरलोड नहीं होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यूज फॉर मेमोरी या फिर रिसोर्स को क्लीन करने के लिए डिलीट करने पर डिस्ट्रक्टर कॉल प्लस मेमोरी फ्री हो जाता है। What is called when the same function name behaves differently with the different parameters? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये चीज हमने आपको अभी पढ़ा है। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरराइडिंग होता है कि जब सेम फंक्शन होता है, सेम फंक्शन का नाम होता है, सेम पैरामीटर्स भी होता है, लेकिन अलग अलग क्लास में होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन का नाम सेम रहेगा, उसके पैरामीटर्स अलग अलग रहेंगे, सेम क्लास के अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ओवरराइडिंग की मैं बात करूं, ओवरराइड मतलब राइड कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। एक पेरेंट क्लास रहेगा, एक बेस क्लास रहेगा, फंक्शन सेम टू सेम वही रहेगा, नाम भी सेम रहेगा, पैरामीटर्स भी सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग क्लास में यूज होगा, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। और इनहेरिटेंस क्या है इसके बारे में हमने जान रखा है। The following is an interpretation of inheritance. The correct hierarchical inheritance is. आपको पता है कि 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो बोला कि जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्या वन बेस क्लास है, वन डिराइव क्लास, एक बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास है, ये जो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, गलत। मोर देन वन जनरेशन ऑफ क्लासेस, जो मोर देन वन जनरेशन ऑफ क्लासेस है, मोर देन वन जनरेशन ऑफ क्लासेस, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी लेवल। वन बेस क्लास विथ मोर देन वन डिराइव क्लास, एक बेस क्लास लेकिन एक से ज्यादा हमारे पास डिराइव क्लास। मोर देन वन जनरेशन ऑफ क्लासेस, वन बेस क्लास विथ मोर देन वन डिराइव क्लास। यस, एक बेस क्लास विथ मोर देन वन डिराइव क्लास, इसको बोलते हैं हायरार्किकल। एक बेस क्लास हो गया और एक से ज्यादा हमारे पास डिराइव क्लास हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। मैच द कॉलम्स,
इसके बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसके में बताया हुआ है। एक एक जो स्केप सीक्वेंस है, स्केप कैरेक्टर बोलो या फिर सीक्वेंस बोलो, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिया। जो स्लैश एन होता है मतलब न्यू लाइन करता है, 3 का डी, तो 3 का डी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अच्छा अब देखो जो स्लैश ए है, स्लैश ए से अलार्म, ए का बी, ए का बी यहाँ नहीं, गलत, ए का बी यहाँ, ए का बी यहाँ, ठीक है, समझ गया हमने क्या किया, समझ गया। अच्छा अब देखो जो डबल हमारे पास बैकवर्ड स्लैश है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम बैक स्लैश। हाँ ये बैक स्लैश है, मतलब 4 का ए, तो 4 का ए यहाँ है, 4 का ए यहाँ है। अच्छा तो ये हमारा हो गया। अब क्या बच गया, एक बी, ये बैक स्पेस हो जाएगा, मतलब सी, 2 का सी, 2 का सी यहाँ नहीं है, 2 का सी यहाँ नहीं है, गलत, 2 का सी यहाँ है, मतलब बी। और ऐसे ही स्लैश, सिंगल इन्वर्टेड कमा स्लैश, डबल इन्वर्टेड कमा, इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड सेगमेंट। हमारे पास एक सी प्लस प्लस का कोड दिया गया है, हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बड़े बड़े महारत हैं वो चक्कर खा जाते हैं, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन लिखा है इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और ए के लिए इंटीजर पॉइंटर बनाया गया है जिसमें ए के एड्रेस को रखा गया है, और एक इंटीजर पॉइंटर क्यू है जिसमें बी के एड्रेस को रखा गया है। इसका मतलब एड्रेस ऑपरेटर मतलब एम्परसेंड, एम्परसेंड है। तो अब लिखा है P इज इक्वल टू क्यू, P इज इक्वल टू क्यू लिख दिया है। अब हमें बताना है कि ये कोड हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो अब इसको ध्यान समझना है, जो P इज इक्वल टू क्यू है इसका मतलब ये है कि P को वही एड्रेस दो जो Q के पास है। इसका मतलब है जो P है उसको वही एड्रेस दो जो Q के पास है, P को वही एड्रेस दो जो Q के पास है। तो जो Q है उसके पास कौन एड्रेस है, B का, मतलब Q के पास तो B है ही, और P को भी B हमारा दे दो। बोथ A and B will contain 20, नहीं, both P and Q will point to B, both P and Q will point to 8, नहीं, both P और Q को B तक पॉइंट करा दो, मतलब जो P है उसको भी Q का एड्रेस दे दो, और Q का एड्रेस हमारे पास क्या है, B है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आर। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो क्या है, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो ओवर राइडिंग है, ओवर राइडिंग ये है रन टाइम, रन टाइम, और जो ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग ये है कंपाइल्ड। अब ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी, ओवरराइडिंग मतलब रन टाइम, ओवरलोडिंग मतलब कंपाइल टाइम, अगर ये चीजें आपको याद रहेंगी, अगर ये चीजें आपको याद रहेंगी तो आप जितना क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कंपाइल टाइम, रन टाइम, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, जितने भी कंसेप्ट हैं आप उनको आंसर कर पाओगे। तो बोला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंपाइल टाइम मतलब ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग क्या ए है, नहीं, क्या ओवरलोडिंग है, यस, क्या ओवरलोडिंग, यस, मतलब बी और सी, मतलब मोर देन वन। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि यार आपने एक चीज जान लिया है कि जो ओवरलोडिंग है वो है कंपाइल टाइम, और जो ओवरराइडिंग है वो है रन टाइम। ये चीजें आपने इसको याद कर लिया है, और चूंकि आपने इसको याद कर लिया है कि ओवरराइडिंग रन टाइम, ओवरराइडिंग रन टाइम, ओवरराइडिंग रन टाइम, ओवरलोडिंग कंपाइल, ओवरलोडिंग कंपाइल, तो चीजें आपको याद हो गई है। नेक्स्ट, कौन सा सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं एक्सेस मेंबर्स ऑफ ए क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट, क्या स्टार का यूज करते हैं, ए होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम क्या, स्टार। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, ये होता है पॉइंटर के साथ यूज होता है, एरो ऑपरेटर पॉइंटर के साथ। लेकिन जो डॉट ऑपरेटर होता है उससे हम एक्सेस करते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, क्या, फन डॉट क्लास डॉट, जैसे मान लो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है फन डॉट, जो फंक्शन का नाम है, जैसे मान लो हम क्या लिखते हैं, कॉल ही बना देते हैं, कॉल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, डॉट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
रिजॉल्व्स द डायमंड प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजॉल्व्स द डायमंड प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस। अब काफी सारे लोगों को डायमंड प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं, राइट। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो कि एक हमारे पास क्लास है और यहाँ बी है और यहाँ हमारे पास क्या है सी है और दोनों से ड्राइवर हमारे पास। अच्छा, तो ए से हमें डी के पास जाना है, तो ए से मैं बी के थ्रू जाऊंगा और ए से मैं सी के थ्रू जाऊंगा। तो अभी जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि डी तक पहुंच रहे हैं हम कैसे, ऐसे पहुंच रहे हैं या फिर ऐसे कहां पहुंच रहे हैं, दो रास्ता है। तो ये प्रॉब्लम हमारा हो जाता है डायमंड प्रॉब्लम, क्योंकि देखो आप एक डायमंड के शेप में भी है, ये क्या है हमारा डायमंड के शेप में है, तो इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। लेकिन जो वर्चुअल असिस्ट इनहेरिटेंस है, असिस्टेंट बोल रहा हूँ, जो वर्चुअल इनहेरिटेंस है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास को एक बना देते हैं कि हाँ यही चीज हमारी काम करेंगे। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स रिजॉल्व कर देगा, स्टैटिक इनहेरिटेंस कर देगा, वर्चुअल इनहेरिटेंस इसको रिजॉल्व करता है। व्हाट डज द टर्म ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग रेफर टू इन सी प्लस प्लस। पहले मैं थोड़ा सा जल पान करता हूं। बोल रहा है व्हाट डज द टर्म ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग रेफर टू इन सी प्लस प्लस। जो सी प्लस प्लस है उसमें ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग, स्लाइस करना मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग अनयूज्ड मेंबर्स। जो अनयूज्ड मेंबर्स है उनको ट्रिम करना, नहीं। कॉपीइंग बेस पार्ट ऑफ ए डिराइव्ड क्लास, जो डिराइव्ड क्लास है उसके जो मेन पार्ट है उसको कॉपी करना। स्प्लिटिंग ऑब्जेक्ट अक्रॉस थ्रेड्स, अलग अलग थ्रेड्स में बांटना, इसका मतलब होता है कॉपिंग बेस क्लास का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉइंटर। जो दिस पॉइंटर होता है, दिस पॉइंटर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लो, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिस पॉइंटर का यूज क्या है। जो दिस पॉइंटर है वो क्या करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को, करेंट इंस्टांस को, करेंट इंस्टांस मतलब हाल में ही जिसने जो ऑब्जेक्ट बना है उसको रेफर करता है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए। Which pattern best describes a class that creates objects of other classes while abstracting instantiation logic। बोला कौन सा पैटर्न उस क्लास का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो इंस्टेंसिएशन लॉजिक को अमूर्त करते हुए अन्य क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। फैक्टरी मेथड, सिंगलेटन, सिंगलेटन मतलब जिसका हम एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ओनली वन ऑब्जेक्ट जिसका हम बना सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। एडेप्टर क्या होता है, नहीं। फैक्टरी मेथड क्या होता है कि एक ऐसे पैटर्न को दर्शाता है कि क्लास कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लासेस, दूसरे क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना सकता है लेकिन जो लॉजिक है उसको हाइड करके, इसको आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन विथ नो बॉडी, क्या जो फंक्शन है उसका कोई भी बॉडी नहीं है, वर्चुअल बोल देंगे, नहीं। फंक्शन विथ मल्टीपल डेफिनेशन, क्या कोई फंक्शन है उसके बहुत सारे डेफिनेशन है, एक फंक्शन के बहुत सारे डेफिनेशन है, उसको वर्चुअल फंक्शन बोल देंगे, नहीं। वर्ड फंक्शन दैट कैन बी ओवररिडन इन डिराइव्ड क्लास, यस, जब ओवरराइड का कंसेप्ट आता है तब वर्चुअल फंक्शन हमारा पिक्चर में आता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड क्या करता है, न्यू कीवर्ड मेमोरी को एलोकेट करता है, टू क्रिएट अ न्यू क्लास, नहीं। टू एलोकेट मेमोरी, टू डिफाइन न्यू डेटा टाइप, नहीं। मेमोरी को एलोकेट करने में न्यू कीवर्ड का हम यूज करते हैं। अगर आप ऐसे ही कंप्लीट कोर्स को करना चाहते हैं, ऐसे ही कंप्लीट कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक एक चीज कराया जा रहा है इतना बेहतर तरीका से कि अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको काफी ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगा। इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो आपके लिए लगाना किसी रामबाण से कम नहीं होगा, एक एक क्वेश्चंस उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल काफी ज्यादा वीडियो लेके आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।